अपनी कंट्री का सोच रहा है ना, अपनी कंट्री को बेहतर, और जहाँ पे गलत थे वहां पे गलत कहा है। इसको तो गद्दार का टाइटल नहीं मिला कि भाई तू क्यों कह रहा है कि ये एक चीज गंदी है, ये चीज अच्छी है। एक जगह उन्होंने किस तरह से डेवलप की, इसमें बहुत पैसा लगा होगा, बहुत, जिस तरह से वो दिखा रहा है ना, और बहुत उन्होंने एक पैसा लगा टेक्निक होगा। लगाई ना, उस जगह को प्राइवेटाइज कर दिया। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शतारी को मेरे साथ है मैं हूं फैसल। बहुत टाइम बाद हम सिटीज की तरफ आए हैं। कंपैरिजन, वो भी बहुत सिटीज सीधा देखते सीधा थे, कंपैरिजन। सीधा सीधा बहुत सिटीज देखते थे, लेकिन फिर हम ट्रैक से हट गए और हम कॉमेडी की तरफ चले गए, सिटीज को भूल गए। लेकिन वो भी ऐसा भी था कि मोस्टली हमें लगता था हम कर चुके हैं, लाइक हाँ। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हर चीज एजुकेशनल सेक्टर के बारे में, मतलब इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने काफी देख लिया था। दिल्ली, मुंबई, सबको मोस्टली हमने सबको देख लिया था। लेकिन आज जो वीडियो है वो ये है, व्हाई गुजरात इज बेटर देन दिल्ली। वाई? आई डोंट नो व्हाई। तो Let's वाई तो start. हमें वाई का जो है यही reply हाउ करेंगे। जो है वो हमें पता चलेगा वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में भर देंगे ना तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। हाँ, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि जो रह रहे होते हैं, लाइक कुछ लोग जो गुजरात में रह रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, वो बता सकते हैं साफ साफ कंपैरिजन क्या हो सकता है, किस मामले में दिल्ली बेहतर नहीं है, क्योंकि मोस्टली मामलों में तो बेहतर है दिल्ली। हाँ, तो देखते हैं गुजरात कैसे बेटर हो गया, हाँ, ये तो वीडियो में exactly. देखेंगे, फिर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। ये है दिल्ली का मैप और ये है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों ही सिटीज के बीचों बीच से एक रिवर बहती है, लेकिन इन दोनों ही रिवर्स के रिवर बेड की हालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये है यमुना का रिवर बेड। यमुना जी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है साबरमती का रिवर बेड। ओ खैर, वेरी नाइस। लाइक यूरोप। 2014 में पीएम मोदी शी जिनपिंग को यहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन यमुना के रिवर बेड में कोई वर्ल्ड लीडर तो छोड़ो, देश के अंदर का टूरिस्ट तक जाना पसंद नहीं करता है। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का सबसे एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में जितनी बात मीडिया में होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है, और ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिवर फ्रंट पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और इसीलिए आज मैं साबरमती रिवर फ्रंट पे आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे इन्होंने इस जगह को भारत में एक वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के रख दिया है। तो आओ एक बार डिटेल में इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बिल्कुल बीचों बीच बहती है। 10-15 साल पहले इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। यहाँ पर इलीगल स्लम्स बनी हुई थी और पूरे शहर का नाला यहाँ पर बहा करता था। हालत ऐसी थी कि ये रिवर बेड नहीं बल्कि डेंगू मलेरिया का हॉट बेड बन चुका था। लेकिन आज ये 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का ही नहीं, पूरे गुजरात और इवन पूरे भारत के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस रिवर फ्रंट पे आज हैं पार्क्स, गार्डन, इवेंट सेंटर, होटल्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, और इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको साबरमती रिवर और अहमदाबाद का रिश्ता समझना पड़ेगा। आज का नहीं बल्कि इतिहास का रिश्ता। हम चलते हैं साल 1411 में, जब अहमद शाह ने साबरमती रिवर के किनारे की सिटी को नाम दिया अहमदाबाद। लेकिन इस सिटी बनाना अहमद शाह के लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और वहाँ रहते थे मानिक नाथ बाबा। इन बाबा को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से सिटी बनाई जा रही है। तो मानिक नाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव दिया कि रिवर का जो रुख है वो थोड़ा सा मोड़ दिया जाए ताकि उनके घर के ऊपर से सिटी ना बन सके। ये बाबा जी की जब डेथ हुई तो उनकी समाधि बनाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मानिक चौक। आज जितने भी अहमदाबादी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको इस फेमस चौक के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और यही साबरमती रिवर है जिसके किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। वैसे आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखेंगे, हर एक बड़ी सिविलाइजेशन किसी बड़ी नदी के किनारे ही बनती है। जो पूरे गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो गंगा जी की वजह से निकल के आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर की वजह से ही बनी थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर की वजह से निकली थी। और इसी तरह से अहमदाबाद की पूरी सिटी के डेवलपमेंट के पीछे साबरमती रिवर शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है। और धीरे धीरे इसी नदी के किनारे से अहमदाबाद सिटी बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे सिटी बड़ी हो रही थी,
थी उसका नदी के साथ रिश्ता बदलता जा रहा था। अब साबरमती रिवर में शहर के गंदे नाले बहाए जाने लगे। इसके किनारे स्लम्स डेवलप होनी शुरू हो गई। जिन किनारों पर कभी खेती हुआ करती थी वहां पर कूड़े के ढेर जमा होने लगे और स्लम्स और इलीगल सेटलमेंट का एक अंबार लगने लगा जो मॉनसून में काफी वल्नरेबल बन जाती थी। जैसे जैसे सिटी बड़ी होती जा रही थी, नदी सिमटती जा रही थी। साबरमती की हालत देख रहे थे अहमदाबाद में रहने वाले एक फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन। ये गवर्नमेंट को जाकर एक प्रपोजल सबमिट करते हैं 1990s में कि इस रिवर के रिवर फ्रंट पर एक प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। उस टाइम की गुजरात सरकार ने इस पर कुछ स्टडीज कंडक्ट करवाई। उन्हें पता चला कि आइडिया फीजिबल है, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस नदी को इसी तरह से बर्बाद होने दिया जैसे अभी दिल्ली के अंदर यमुना नदी बर्बाद हो रही है। 1997 आते आते कुछ सरकारी लोगों की अकल थोड़ी सी ठिकाने पर आई और तब उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और फाइनली 2005 में जाकर इस रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के 3 ही बड़े ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो एनवायरमेंट को बचाना है, दूसरे जो बाकी जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करना है और जो डेवलपमेंट हो वो पूरी तरह से सस्टेनेबल होना चाहिए। भारत के अंदर किसी भी बड़ी रिवर को देखो, हम उसकी पूजा जरूर करते हैं, लेकिन हमारा सारा ड्रेनेज, सारे नाली और नाले का जो पानी है वो उसी नदी में बहाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया कि जितने भी नाले वगैरह नदी में जा रहे थे उनको डाइवर्ट किया जाए। पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऐसे 38 पॉइंट्स थे जिनसे नाले नदी में एंटर करते थे। उनको डाइवर्ट करके इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा। इस पूरी रिवर में ऐसी बहुत सारी मशीनें बिठाई गई जो तैरते हुए कचरे को पकड़ सके और रिवर को कंटिन्यूअसली साफ किया जा सके। अब शहर से नदी के अंदर जाते हुए नाले को रोका जा चुका था, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती थी तो सारा पानी शहर में फैल के तबाही मचा देता था और इसके लिए इन्होंने 10 मीटर से भी लंबी डायाफ्राम वॉल्स बनाई पूरे नदी के किनारे किनारे, ताकि कभी भी बाढ़ की सिचुएशन में यहाँ का पानी शहर में एंटर ना कर सके। अब साबरमती रिवर की एक और खास बात है, ये गंगा यमुना की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरावली रेंज के पहाड़ों से निकलती है। इसीलिए अगर बारिश ना हो तो नदी में पानी कम होने लगता है और नदी में पानी कम हुआ तो ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाता है और ना ही यहाँ पर कोई वाटर एक्टिविटीज हो पाती हैं। तो ये एक अगली बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इस प्रोजेक्ट ने सॉल्व करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर इन्होंने डैम और बराज का एक कॉम्बिनेशन यूज करा। अहमदाबाद के थोड़ा सा ऊपर है नर्मदा डैम और उसके थोड़ा नीचे है वसना बराज। तो नर्मदा डैम से पानी छोड़ते हैं जो साबरमती रिवर में आता है और नीचे बराज से इस पानी में रोक लगा देते हैं ताकि ये पानी यहीं पर बना रहे। और इसी रिवर फ्रंट में इन्होंने बनाया एक फ्लावर पार्क। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स थी जो यहाँ पर आना ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी थी। जब ये फ्लावर पार्क डेवलप हुआ, कचरा यहाँ से हटा, तो वापस से सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी अब यहाँ पर आना शुरू कर चुकी हैं। जिस जमीन को रिक्लेम करके सरकार ने फ्लावर पार्क बनाया है, यहाँ पर एक टाइम पर इलीगल स्लम्स हुआ करती थी। जब नदी में पानी बढ़ता था तो स्लम में सारा पानी घुस जाता था, यहाँ के लोगों की जान खतरे में आती थी, डेंगू मलेरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सरकार ने सारी जमीन वापस रिक्लेम कर ली और यहाँ पर रहने वालों के लिए 10,000 घर बनाकर उन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो स्लम में रहने वालों की लाइफ भी सिक्योर हो गई, जमीन सरकार के पास आ गई, यहाँ पे फ्लावर पार्क बन गया और अब माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर वापस आ चुकी है। सो इट इज ट्रूली अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट। ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली के अंदर यमुना रिवर में भी करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली शायद वहां की सरकार या तो इसे देख नहीं पा रही है या फिर देखकर कुछ सीखना नहीं चाहती। इसी रिवर फ्रंट पे 2 और चीजें होती थी। कुछ धोबी लोग आके कपड़े धोते थे और एक रविवारी मार्केट लगती थी हर संडे के दिन। अब ये सारी चीजें इनफॉर्मली ऑपरेट हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया। यहाँ पे इन्होंने धोबी लोगों के लिए एक प्रॉपर लॉन्ड्री कैंपस बना दिया है और एक प्रॉपर मार्केट भी एस्टेब्लिश कर दी है जहाँ पर लोकल लोग आके अपनी दुकानें लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले ऑपरेशन चल रहे थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं किए गए, बस उनको फॉर्मली एक ऑर्गेनाइज तरीके से रीएस्टैब्लिश कर दिया गया। अब इस पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच को ध्यान से देखो, यहाँ 2 लेवल पर प्रोमेनेड्स बने हुए हैं। प्रोमेनेड्स का मतलब होता है कि समंदर के किनारे के जो वॉकवेज होते हैं। अब यहाँ पर 2 लेवल इसके इसलिए क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है वो साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए रिजर्व है। आप यहाँ पे जाके साइकिल रेंट कर सकते हो, चला सकते हो। और जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ पर इवेंट एरिया, गार्डन, प्लाजा, वॉशरूम, ये सारी चीजें बनी हुई है। कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसे यहीं पर ही रखा जाता है ताकि इकोनॉमिक और लीजर एक्टिविटीज दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। तो स्लम में रहने वाले लोगों को अपने मकान मिल गए, मार्केट और लॉन्ड्री कम्युनिटी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, यहाँ पर लीजर एक्टिविटीज भी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आ गई है, फ्लावर पार्क बना हुआ है, नदी में कोई नाला नहीं गिर रहा है और नदी का पानी बारिश के टाइम पर शहर में भी वापस नहीं घुस रहा है। तो एक तरह से ये 100% एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया हुआ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एनवायरमेंट भी सिक्योर हो रहा है और सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है। सरकार ने यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा कि प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो इसी प्रोजेक्ट की लैंड से निकल कर आ जाए। 14% लैंड को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अब पूरे सिटी के बीचों बीच का एक प्राइम लैंड है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान खरीद के कुछ भी बना सकता है। तो सरकार की तरफ से 2-4 रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना होगा। अब सरकार को जो इस लैंड के सेल से पैसा मिला
वो पैसा इनफ था बाकी पूरे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए इसे सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल बोला जा रहा है। अहमदाबाद का ये साबरमती प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। दिल्ली के पास भी 48 किलोमीटर का यमुना जी का स्ट्रेच है, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच में 2% एरिया पड़ता है वजीराबाद से ओखला के बीच में, और इसी 2% एरिया की वजह से पूरे यमुना में 76% पोल्यूशन आज के दिन में हो रहा है। सरकार अगर साबरमती रिवर फ्रंट से कुछ लेसन ले ले और इस पोल्यूशन को कम करके यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दे, तो मेरे हिसाब से ये पूरी दिल्ली और पूरे देश के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। दिल्ली के एलजी ने इनफैक्ट यमुना रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह डेवलप करने के लिए बात भी की थी, लेकिन अभी आपको पता ही है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में कितने टसल चलते रहते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब ये जो साबरमती रिवर फ्रंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस मॉडल के बारे में जिसकी बात पूरे देश में होती रहती है, और शायद 2014 से तो ऑलमोस्ट हर इंसान की जबान पे इसकी बात आती है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात मॉडल के बारे में, क्योंकि अगर ध्यान से सोचो तो देश के पीएम की पॉपुलैरिटी के पीछे गुजरात मॉडल सबसे बड़ा रीजन था। अभी मैं ओडू के इवेंट के लिए गांधीनगर गया था, वहां पास में मैंने जाकर गिफ्ट सिटी देखी। गिफ्ट सिटी अपने आप में गुजरात मॉडल का एक नया एग्जाम्पल है। यहाँ पर टैक्स में जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं और जिस तरह से फाइनेंस और टेक वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और अपने अपने ऑफिस सेटअप कर रही हैं, ये अगले 4-5 साल में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। इसे आप सिंगापुर की तरफ भारत के एक जवाब की तरह देख सकते हो, और डेफिनेटली गुजरात की तरफ से पूरे भारत के लिए ये एक गिफ्ट की तरह ही होने वाला है। और गुजरात में चाहे सूरत चले जाओ, चाहे गांधीनगर या फिर अहमदाबाद में आप आकर देखो, एक चीज आप बहुत ध्यान से नोटिस करोगे, कोई इंसान जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ज्यादातर लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। मैं मार्केट में जाकर लोगों की ब्रांड नेम देखता हूँ, आपको बाकी किसी सिटी में ज्यादातर जो नाम है वो फॉरेन ब्रांड्स के दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर गुजरात के अंदर हर रेस्टोरेंट, हर कपड़े की दुकान अपने आप में एक ब्रांड की तरह ऑपरेट करती है। यहाँ की छोटी छोटी कंपनीज ने अपने आप को एक बड़े ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन, कपड़ों की कंपनीज, हर एक चीज के शोरूम में आप जाकर देखोगे, ऐसा लगेगा कि आप किसी ग्लोबल ब्रांड की बड़ी सी फ्रेंचाइजी वाले चेन में आ गए हो। और यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अहमदाबाद को बहुत स्पेशल बनाता है। अगर हम इस रिवर फ्रंट वाले प्रोजेक्ट से हट के थोड़ा अहमदाबाद को लार्जली देखें तो डेलॉय और नैसकॉम की एक रिपोर्ट निकल के आई थी। इसमें बताया गया कि अहमदाबाद कैसे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हब बन के निकल रहा है, और कुछ लोगों के हिसाब से अहमदाबाद भारत की नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन सकता है। वैसे अभी बेंगलुरु इसमें काफी आगे दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से वहां के कुछ यूजलेस पॉलिटिशियंस लैंग्वेज वाले इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कंपनीज यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ पुणे जाएंगी, कुछ हैदराबाद जाएंगी, और बहुत सारी कंपनीज अहमदाबाद भी आ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ की भी अलग है। लेकिन एक भी गुजराती इंसान ऐसा नहीं मिलता है जो अगर आप हिंदी में बात करो तो आपको जवाब ना दे, या फिर ऑटो के पीछे ये लिख के घूम रहा हो कि ये बाहर के लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी लैंग्वेज सीखो। उल्टा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और इनको बिजनेस से काफी ज्यादा लगाव है। तो इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कहां से आ रहे हो। अगर आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो बड़े खुशी खुशी आपके साथ ही बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। और अहमदाबाद के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरह से वर्ल्ड क्लास है। सड़कें एकदम बड़ी बड़ी आपको दिखेंगी, ट्रैफिक कम दिखेगा, सारे के सारे जो यूटिलिटीज हैं वो प्रॉपरली ऑपरेटेड है, लाइट्स वगैरह कभी भी नहीं जाती हैं। और ये चीज अहमदाबाद में भी है, गांधीनगर में भी है, और भी बड़ी बड़ी जो गुजरात की सिटीज हैं उसमें आप ऑब्जर्व करोगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बिजनेस है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आपको दिख जाएंगी जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी, उनके 4-5 पुश्तों से सिर्फ बिजनेस ही करते आ रहे हैं। और उसमें भी जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बांग्लादेश क्या था, हमसे बहुत टेक्सटाइल में आगे जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश सेल्फ एक्सप्लोर कर चुका है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो टेक्सटाइल का बिजनेस काफी बड़े लेवल पर भारत में आने वाला है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, चेन्नई ऐसी कई बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो इस टेक्सटाइल के बिजनेस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेंगी। और इस टेक्सटाइल के बिजनेस में अहमदाबाद का नाम बड़ा पुराना रहा है। 1861 में यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई थी, और देखते ही देखते 1934 तक अहमदाबाद में 74 टेक्सटाइल मिल्स ऑपरेट कर रही थी। यहाँ पर टेक्सटाइल का काम इतने बड़े लेवल पर हो रहा था कि इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा था। मैनचेस्टर वो यूनाइटेड किंगडम की सिटी है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम उस टाइम पे होता था। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में ही सेटअप किया गया था। 1990s में मानेक चौक पर यह बिल्डिंग बनाई गई थी, जो आज अहमदाबाद के एक हेरिटेज वॉक्स का एक हिस्सा बन चुकी है।
ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अहमदाबाद से निकल के आए, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, जिसकी स्टोरी मैंने सेकंड चैनल पे एक बार आपको सुनाई थी, वो भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। जो गर्मियों में आप रसना पीते हो, ये भी अहमदाबाद का ब्रांड है। वाघ बकरी चाय का एड आपने बहुत देखा होगा, ये भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। और वाडीलाल की आइसक्रीम तो जाने कितने लोगों ने खाई होगी, ये भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। और इनकी सबसे फेमस है कसाटा आइसक्रीम, जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। और कहीं पर भी लोकल लेवल पे बिजनेस तभी फ्लरिश कर सकता है जब सरकार उसमें सपोर्ट करे। वेस्ट बंगाल के अंदर टाटा अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन नहीं लगाने दी गई। ममता बनर्जी जी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा कि टाटा को वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा, और छोड़ के वो कहां पहुंचे, सीधे गुजरात के अंदर। और यहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट बंगाल में जनरेट हो सकता था, वो सारी अपॉर्चुनिटी बंगाल ने पॉलिटिक्स की वजह से गंवा दी। और इसका सारा का सारा फायदा मिला गुजरात में रहने वाले लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचा और ये देखा कि फ्यूचर में जब कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोगों को ही तो जॉब मिलेगी। यहाँ पर गुजरात सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स पे छूट दी जाती है कंपनीज को, और जो गिफ्ट सिटी बन रही है उसके अंदर जो टैक्स की छूट मिलने वाली है वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो अगर आप किसी बड़ी सिटी से कंपेयर करो, जैसे हैदराबाद से, तो 30 से 40% कम पड़ती है। इसीलिए आपने बड़े बड़े कंपनीज के नाम सुने होंगे जो गिफ्ट सिटी के अंदर अपना ऑफिस सेटअप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपको कहां पे बिजनेस करने में आसानी होगी, और ये सारी चीजें मिलके गुजरात के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इस पूरी रैंकिंग में गुजरात की पोजीशन काफी ऊपर रहती है। और अहमदाबाद की तीसरी सबसे स्पेशल बात है यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी कम रहती है, लेकिन उस कम कॉस्ट में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी बड़ी सिटी के कंपैरिजन में काफी अच्छे लेवल पे डेवलप्ड है। इसी चीज को आप गुड़गांव से कंपेयर करके देखो। डीएलएफ कैमेलियाज में 30-40 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं, और उसके बाहर की जो गोल्फ कोर्स रोड है, आधे घंटे की बारिश में वहां पर पानी भर जाता है। जितने बड़े बड़े सीईओज इस डीएलएफ कैमेलियाज में रहते हैं, उनकी बीएमडब्ल्यूज उसी पानी में खड़ी रहती हैं। तो इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद उन्हें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पा रही जो अहमदाबाद में इतने कम खर्चे में लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप नवंबर से फरवरी के टाइम पर कभी भी एंटर कर जाओ तो आपको बहुत सारा स्मॉग देखने को मिलता है। आंख जलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो एस्थमा के मरीज हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और ये सारे पोल्यूशन की जो दिक्कतें हैं वो अहमदाबाद के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर क्राइम रेट भी काफी कम है। इनफैक्ट विमेन के लिए अहमदाबाद को वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज में कंसीडर किया जाता है। बाकी ये तो है ही लाजवाब। यहाँ पर आप खाखरा, फाफड़ा, सेव, नमकीन जो मर्जी खाओ, इतना टेस्टी लगता है। और रोड साइड आप किसी भी दुकान से खरीद दो, 10-20 रुपए के खर्चे में आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार का टेस्ट आपकी जबान पे आ रहा है। मेरे तो मुंह में देखो पानी आ रहा है, तो मैं तो अभी से खाने वाला हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जी शाह, पहली बात तो मैं इस यूट्यूबर को ना एग्जैक्टली बहुत डिटेलिंग वीडियो और अपनी कंट्री का सोच रहा है ना, अपनी कंट्री को बेहतर, जहाँ पे गलत थे वहाँ पे गलत कहा है। इसको तो गद्दार का टाइटल नहीं मिला कि भाई तू क्यों कह रहा है कि ये एक चीज गंदी है, ये चीज अच्छी है। हम भी तो यही कह रहे हैं। सही बात है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैं ना बचपन से जब से छोटी थी ना, मैं बड़े लोग ये स्लम्स वगैरह देखती थी ना, बहुत ही बड़ी कोई प्लेस है, ग्राउंड खाली छोड़ा हुआ है, तो मेरा हमेशा मतलब अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन होता था कि ये जगह यूज क्यों नहीं की जा रही ना, यहाँ पे कुछ बना क्यों नहीं देते हैं। तो मतलब वो उनके पास भी कभी रिप्लाई नहीं हुआ कि क्या ही वो कहें कि गवर्नमेंट हमारी क्या करी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया, उनको भी घर दे दिए हैं, उस जगह को भी मतलब यूटिलाइज कर लिया, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। बेस्ट, मुझे वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लगा। लाइक किस तरह से उन्होंने वो चेंज किया, कॉइन ही चेंज, मतलब ना कॉइन ने चेंज, साइड चेंज कर लिया। पहले वहाँ पे इतना गंद था, मतलब वहाँ पे जानवर और मलेरिया, डेंगू वगैरह पैदा हो रहे थे, और एकदम वहाँ पर ऐसे रिवर बन गया। और वहाँ पे वो भी था ना, मतलब खेलने के लिए एक्टिविटीज भी हैं, स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज थी, साइकिलिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, फ्लावर वो है, फ्लावर गार्डन है। और टूरिस्ट, मतलब उसने कहा कि टूरिस्ट इतने अट्रैक्ट होते हैं इस जगह से, इतना यहाँ पे आकर सैर वगैरह लोकल बिजनेस बहुत उठता है ना, जिनकी अपनी शॉप्स होती हैं, उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको बहुत ज्यादा, जब टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यार, ये दिमाग बंदे का हिल जाए, इतनी रेवेन्यू जनरेट थोड़ा सा पैसा लगा के इतना वैसा कमाया जा सकता है। सेटअप मतलब 50 रुपए लगाओगे ना तो आपने 500 कमा लेना है। हाँ,
सही बात और एक दफा लगाना है 50। एक दफा, और उसके बाद आपको बस आना ही है। आना ही है, अब one देखो time investment। फैजल, मतलब एक जगह उन्होंने किस तरह से डेवलप की, इसमें बहुत पैसा लगा होगा, बहुत, जिस तरह से वो दिखा रहा है ना, और बहुत उन्होंने पैसा एक लगा टेक्निक होगा। लगाई ना, उस जगह को प्राइवेटाइज कर दिया, Privatize बेच कर दिया, लाइक दिया। सोसाइटियां वाले या बिल्डिंग्स वाले बिल्डर्स आ गए, पैसे भी आ गए। पैसे आ गए, उसी पैसे को डेवलपमेंट पे लगाया और उसी से अब रेवेन्यू जनरेट होकर टैक्स जाके गवर्नमेंट भी को भी जा रहा है। व्हाट अ स्ट्रेटजी। और जिस तरह से वो बता रहे थे, लाइक लोकल बिजनेस इतने इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे ये बड़ा अच्छा Brand लगता है की कि तरह वो- जॉब्स छोड़ दो हाँ। और बिजनेस करो, चाहे स्मॉल बिजनेस करो। अब वो बिजनेस वालों के पास भी तो जॉब वाले होंगे, हाँ, तो बिजनेस कैसे चलेगा अगर जॉब नहीं होगी तो? हाँ, जॉब्स अब करनी फैक्ट्री कैसे चलेगी अगर जो वहां पे एम्प्लॉय नहीं होगा? एम्प्लॉय नहीं तो होंगे। ये बात करने को बड़ी आसान है कि बिजनेस करो और जॉब छोड़ दो, ये प्रैक्टिकल बहुत टफ है। लेकिन बिजनेसमैन से पूछना चाहिए, बिजनेसमैन कि से कितना पूछना मुश्किल चाहिए कि है। कितनी स्ट्रेस वाला काम है, कितना रिस्क होता है, कितनी टेंशन हाँ, है, वो तो कितने है। रोले हैं। ये ऐसे एक ना कंसेप्ट बना हुआ है, बिजनेस करो जॉब छोड़ दो। हाँ, अच्छी चीज है बिजनेस करना, बट इतना बड़ा जिगरा चाहिए, थोड़ा रिस्क टेकर रिस्क होना टेकर चाहिए होना ना चाहिए, इंसान। लॉस हाँ, को बेयर करने वाला bear। होना चाहिए। और फिर क्या बिजनेस करेंगे अगर सारी जॉब छोड़ देंगे तो? हाँ। तो फिर सारे अपनी अपनी एक एक दुकान बना लेंगे, उनके पास एक एक बंदा भी नहीं होगा जॉब नहीं, वाला। मतलब जो लोग नई बिजनेस खड़ा जो कर सकते हैं, करा उनको नहीं तो कर- वो उनके तो पास जॉब करनी ही choice करनी है, उनके job पास की है चॉइस ना। ही नहीं है कि वो बिल्कुल, बिजनेस करें। उन्होंने जो भी और करनी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के हत्थे चढ़ जाते हैं, जॉब को इधर रिजाइन कर दिया, इधर जी बिजनेस शुरू करना, लो जी तो वो लग तो गए, बेवकूफी लग गए, है। फिर बैठे होते हैं, फिर वो कोई छोटी जॉब ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। तो इस तरह नहीं बिजनेस, ये इतना जितना आसान बता रहे हैं ना कि बिजनेस कर लेना है, इतना आसान है नहीं। और एक बात जो मैं देख रही थी, वो दिल्ली की स्मोक, और वहाँ वो लाहौर बहुत की पोल्यूट स्मोक, है। हमारे लाहौर की बड़ी गंदी मैं आज ही environment है। बात कर रही थी, छुट्टियां आने वाली है कुछ स्मोक की वजह से, क्योंकि वो मौसम चेंज हो रहा है चेंज ना, हो रहा है तो स्मोक आ smoke जानी है। आएगी। दिल्ली और लाहौर ने नंबर 2 नंबर 1 सही पे आ बात जाना है है। गंदे सिटीज लाहौर अभी फिर वाले रिसर्च हुई है, और लाहौर आगे ही है, लाहौर आगे ही रहता है। तो ये बाकी एस्थमा के पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड अहमदाबाद बहुत साफ है, गुजरात का एरिया जो है वो बहुत साफ है। अब तो पता चला गुजरात काफी- क्यों बेहतर है दिल्ली से। काफी सही वो था ना कंपैरिजन, साफ था सब कुछ कि क्यों बेहतर है। आप बताएं आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन? जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग गुजरात में रहते हैं, वो अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।